हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मतलब ये आपका वीडियो होगा जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। लेकिन ये पार्ट 1 है तो हम इसमें 100 क्वेश्चन नहीं, हम इसमें 66 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। रफली हम 1 से लेके 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आप पॉज करके खुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कहां तक है। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो 3 जगह पे जाके आए हैं, पुडुचेरी, केरला एंड तमिलनाडु। और आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पुडुचेरी में उन्होंने लॉन्च किया एक हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्मार्ट सिटी मिशन और 216 नए घर जो हैं वो बना के दिए हैं और उनकी चाबियां जो हैं वो लोगों को बांटी हैं। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। केरला के अंदर ही पार्टिसिपेटेड इन त्रिवेंद्रम फेस्ट 2025, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इनॉग्रेट किया है 93rd शिवागिरी पिलग्रिमेज एट वर्काला, और जिसमें उन्होंने श्री नारायण गुरु को जो है वो अपनी श्रद्धांजलि भेंट की है। और ये स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पे सही है। तमिलनाडु में ही एड्रेस दी वैलिडिक्टरी फंक्शन ऑफ काशी तमिल संगमम 3.0। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये 3.0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 4.0। और ये चेन्नई में हुई थी। एज ए चीफ गेस्ट वो वहां पे पहुंचे थे ताकि कल्चर को प्रमोट किया जा सके और नॉर्थ और साउथ में जो कल्चर का डिफरेंस है उसको हम साथ में इकट्ठा लेके चल सकें। और ये स्टेटमेंट जो है वो इसका मतलब यहाँ पे गलत हो जाती है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे यहाँ पे काशी तमिल संगमम 4.0 है। तो बाकी हम रिवाइज कर ही चुके हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी 3 जगह पे जाके हैं, पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने अमाउंट की डिफेंस डील जो है वो साइन की है ताकि हम क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स जो हैं वो खरीद सकें और हैवी वेट टॉर्पीडोज जो हैं वो खरीद सकें। और टोटल अमाउंट इसमें है 4,666 करोड़। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये डील जो है वो की गई है ताकि हम इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को सशक्त कर सकें। इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली जो है वो क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स जो हैं वो खरीदी गई हैं और इंडियन नेवी के लिए हैवी वेट टॉर्पीडोज खरीदे गए हैं। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है अब इंडिया। और इंडिया अब सिर्फ यूएसए, चाइना और जर्मनी के पीछे ही रह चुका है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डाटा दिसंबर 2025 में शेयर किया है। तो आपने इंडिया की इकोनॉमी बतानी है एज ए जीडीपी, कितनी इकोनॉमी है इंडिया की। तो ये है 4.18 ट्रिलियन डॉलर। आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो आपने याद रखना है अब हमारा प्यारा भारत जो है वो चौथे नंबर पे आ चुका है जीडीपी वाइज। जीडीपी वाइज हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। अब पहले नंबर पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे पे कौन है, चाइना। और तीसरे पे कौन है, जर्मनी। और इंडिया ने यह भी बयान दिया है कि हम 2028 या 27 तक जो है वो हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। उस इंडियन एयरलाइन का नाम बताना है जिसने एक कोड शेयर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। कौन सी एयरलाइन के साथ, एयर बाल्टिक के साथ, ताकि इंडिया और बाल्टिक रीजन जो है उसके अंदर कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सके। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि एयर बाल्टिक जो है वो किस कंट्री की एयरलाइन है। ये है लातविया की। इस चीज को आपने याद रखना है। और कोड शेयर एग्रीमेंट बेसिकली होता है कि जो दूसरी फ्लाइट वाला है वो भी आपकी टिकट्स जो है वो बेसिकली बेच सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये एग्रीमेंट कौन सी एयरलाइन ने किया है, एयर इंडिया ने। और बाल्टिक रीजन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो बाल्टिक सी के साथ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि एस्टोनिया हो गया, एस्टोनिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, जर्मनी है, लताविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सही स्टेटमेंट आपने बतानी है। 2025 की फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई है कहां पे, दोहा के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट हो गया कि 2025 की फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप कहां पे हुई है, दोहा के अंदर हुई है। तो इसके पॉइंट्स हमने देखने हैं कि कौन से सही हैं।
और आपने एक बात और याद रखनी है, रैपिड के साथ साथ जो है वो ब्लिट्ज टूर्नामेंट भी हुआ है। तो रैपिड ओपन सेक्शन में मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं नॉर्वे के, और ये छठा वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है जो उन्होंने जीता है। 13 में से 10.5 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि ये 27th नंबर का वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप है, जो कि फिडे के द्वारा करवाया जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। और रैपिड वुमेन सेक्शन के अंदर, रैपिड मेन सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो मैग्नस कार्लसन, रैपिड वुमेन सेक्शन के अंदर अलेक्जेंड्रा जीती हैं रशिया की, और ये जो है उन्होंने खिताब जो है वो पहली बार जीता है। ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट है कि अर्जुन एरिगेसी जो इंडिया के हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भाई गोल्ड मेडल तो जीता नहीं, क्योंकि गोल्ड तो मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। तो गोल्ड मेडल नहीं, यहाँ पे आएगा ब्रॉन्ज मेडल। रैपिड ओपन कैटेगरी के अंदर जीता है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे गलत हो गया। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो क्लियर है आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी। तो आपने याद रखना है, ये है रैपिड चेस चैंपियनशिप 27th नंबर की, ये फिडे के द्वारा करवाई गई है। इसमें गोल्ड मैग्नस कार्लसन, और सेकंड जो जीता है वो मेंस सिल्वर किसने जीता है, वो जीता है व्लादिस्लाव ने, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अर्जुन एरिगेसी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नस कार्लसन और अर्जुन एरिगेसी। लेकिन यहाँ पे वुमेन सेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कोनेरू हम्पी ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट आ गया ब्लिट्स। इसी के अंदर ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप हुई है, जिसमें गोल्ड मेडल फिर से मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और सिल्वर मेडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नॉदरबेक ने जीता है। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल फिर से यहाँ पे अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, लेकिन किसके साथ, फेबियानो के साथ मिलके जीता है। लेकिन यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है अर्जुन एरिगेसी, लेकिन वुमेन कैटेगरी के अंदर कोई भी इंडियन इसमें नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पे हुई है, दोहा कतर के अंदर हुई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सही स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को, जो कि जनवरी 2026 में इसके 9 साल पूरे हुए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से चलाई गई है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको चलाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इसके 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो 1 जनवरी 2017 को इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन मकसद यही है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी हेल्थ को हम इम्प्रूव किसी तरह से कर सकें। अंडर प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना फंडिंग पैटर्न है 50:50 का सेंटर और स्टेट के बीच में। ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। आपको पता है कि ज्यादातर जो स्कीम्स हैं उसमें जो शेयर रहता है वो 60:40 ही रहता है, सेंटर और स्टेट के बीच में। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें ये रेशो 90:10 हो जाती है, और वो यूटीज जिनकी लेजिस्लेशन नहीं है, जिसमें विधानसभा नहीं है, उसमें 100% किसकी तरफ से दिया जाएगा, सेंटर की तरफ से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हैज बीन ब्रॉट अंडर समर्थ्य कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि मिशन शक्ति जो है वो 2022 में स्टार्ट कर दिया गया था, और इसमें कई औरतों को लेके जो स्कीम्स थी वो एकजुट कर दी गई हैं। उसमें जो समर्थ्य कंपोनेंट है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना को रखा गया, जिसमें औरतों को सशक्त बनाना ही एक टारगेट जो है वो रखा गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्या होगा, ए एंड सी होगा। सही आंसर ढूंढना है तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो अब देख सकते हैं 9 साल इसके पूरे हो चुके हैं। 1 जनवरी 2017 को इसको स्टार्ट किया गया था, और इसमें क्या सुविधाएं जो है वो मिलती हैं। पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 3,000 और 2,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसमें दिए जाते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि 3,000 रुपए तब दिए जाते हैं जब 6 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी होगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चेकअप करवाया जाता है। फिर 2,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं जब बच्चे की सारी वैक्सीन जो है, टीकाकरण जो है वो हो चुका है 14 हफ्ते के अंदर अंदर, तब ये 2,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरे बच्चे के 6,000 रुपये जो है वो तभी दे दिए जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि दूसरा बच्चा जो है वो गर्ल चाइल्ड जो है वो होना चाहिए। और ये पैसे जो है वो कैश नहीं दिए जाते, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, और इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में सीधा ही डाला जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में आप शामिल भी करना। अगला है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो फोर्थ क्वार्टर में अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, या आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से। तो वो आपने बताने हैं कि कौन से किसके साथ मैच करते हैं। तो आपने याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के। स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हो गवर्नमेंट की लिस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट बेस्ड जो हैं वो कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको श्योर फंड जो है वो वापस मिलेगा ही मिलेगा। और फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कोई आपसे पैसे जो है वो नहीं लिए जाते, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अलग से कोई फीस नहीं लगती, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। तो आप देखो, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किसके साथ मैच करता है। सबसे पहले है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% जो है वो इसके ऊपर ब्याज लगेगा। मतलब आपको अगर 1000 रुपए आपने जमा कराए हैं तो उसके ऊपर 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 7.7% है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ उसके ऊपर जो है वो 7.1% है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट थोड़ा सा ज्यादा ब्याज मिलता है, इसके ऊपर 7.5%। और किसान विकास पत्र के ऊपर 7.5%। तो क्लियर है। तो ए का हमारे पास हो गया 2 और बी का हमारे पास हो गया 1, फिर आ गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड 4, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5। 2 1 4 3 5। तो हमारे पास ऑप्शन क्लियर है कि आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट 4%, 1 साल का है 6.9%, 2 साल का है 0.1% ज्यादा मिलेगा, फिर 3 साल का है फिर 0.1% ज्यादा, 5 साल का है 0.4% जो है वो ज्यादा। तो ये बढ़ता जाता है क्योंकि समय भी आप ज्यादा ले रहे हो उस पैसे को आगे बढ़ाने के लिए। रेकरिंग है जिसमें आप पैसे धीरे धीरे करके देते हो, उसमें ब्याज जो है वो 5 साल के लिए 6.7% है, और 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो 6.7% है। किसान विकास पत्र 7.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो 7.1, सुकन्या समृद्धि सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो सुकन्या समृद्धि के ऊपर मिलता है, एक सीनियर सिटीजन के ऊपर सबसे ज्यादा मिलता है। ये आप याद रख सकते हो ताकि आप ऑप्शंस को खत्म कर सको। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5%। तो ये ब्याज दरें थी जो 8वीं बार हुआ है कि चेंज ही नहीं हुई। 8वीं बार लगातार इसको चेंज नहीं किया गया। लास्ट बार जब चेंज किया गया था वो था Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 का, तब इसको चेंज किया गया था। उस स्कीम का नाम बताना है विच द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सटेंडेड द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन टिल 31st of January 2026, allowing voluntary enrollment without past liability as announced in December 2025। उस स्कीम का नाम बताना है जिसके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी डेडलाइन बढ़ा दी है कि भाई इसमें आप रजिस्टर हो सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, पुराने से कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें रजिस्टर हो जाओ। और इस स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को आप एज ए एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी दे रहा है उसको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्प्री। स्प्री 2025 जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। और ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कौन से ईयर में आया था, 1948 में आया था। तो उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर 2025 थी। अब उसको बढ़ा के कब कर दिया है, उसको बढ़ा के कर दिया 31 जनवरी 2026। मेन मकसद क्या है इस स्कीम का, मेन मकसद है सोशल सिक्योरिटी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको रजिस्टर कर सकें। खास करके एम्प्लॉयज को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ पैसा जो है वो इसमें डाल सके और अपनी सेविंग्स जो है वो कर सकें, ताकि उनको ये पैसा काम आएगा। तो इसमें वो फैक्ट्रीज या वो आप कह सकते हैं यूनिट्स जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की तरफ से कहा गया है कि आप जो है वो वहां पे रजिस्टर करें। जिनकी सैलरी 21,000 से ऊपर है उनके कुछ पैसे जो है वो आपको यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। और अगर डिसेबिलिटी है किसी को तो उसकी सैलरी 25,000 पे जो है वो है, तो आपको ये करने चाहिए। अप टू 25,000 या अप टू 21,000 तक है तो आप जमा कर सकते हो उनके पैसे।
When will the revised risk weighting framework issued by Reserve Bank of India for non-banking financial company exposures to infrastructure loans come into effect as notified in जनवरी 2026। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनल गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं और रिलैक्स किया है रिस्क वेटेड नॉर्म्स को। रिस्क वेटेड नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क वेटेड नॉर्म्स का मतलब कि कल को अगर इस कंपनी को कुछ हो जाता है फिर भी ये संभल सकते हैं, तो उतना पैसा उन्होंने अपना रखा हुआ है अलग से ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रिस्क वेटेड नॉर्म्स ये लेकिन बैंक्स के लिए नहीं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए है और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अंदर डील करती हैं। तो अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया और ये डेडलाइन जो है वो 1 अप्रैल 2026 है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आपने याद रखना है रिवाइज किया है रिस्क वेटेड फ्रेमवर्क नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में रहती हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना और इसमें ग्रेस पीरियड जो है वो स्पेशली दिया गया है अलग अलग तरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताना है जिसने हरदीप सिंह आलूवालिया जी को अपना इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है दिसंबर 2025 में। इंटरिम मतलब एक बार टेम्परेरी तौर पे उन्होंने बना दिया है क्योंकि रिसेंटली के सत्यानारायण राजू जी का टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो चुका था 1 जनवरी 2026 को। तो इनको बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाया गया हरदीप सिंह आलूवालिया जी को, इनको बनाया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो इसलिए इंटरिम वर्ड लगा हुआ है कि ये टेम्परेरी तौर पे है और ये बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये के सत्यानारायण राजू जी को आप कह सकते हो कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था तो इसलिए उनको लगाया गया है और ये आगे जाके ये भी हो सकता है कि इन्हीं को आगे जाके परमानेंट तौर पे जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगा दिया जाए। उस मिसाइल्स का नाम बताना है जिनका साल्वो लॉन्च किया गया, आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूस फायरिंग का लॉन्च जो है वो किया गया है डीआरडीओ की तरफ से दिसंबर 2025 में। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर में स्थित है ओडिशा एरिया में और इसको ट्रायल्स के बेसिस पे ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये डीआरडीओ की है हमारे पास प्रलय मिसाइल। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये फ्लाइट टेस्ट जो है मिसाइल्स का पहले भी हम कर चुके हैं, ये ट्रायल्स फिर से किया गया है। साल्वो ट्रायल मतलब कॉन्टिन्यूस फायरिंग जो है वो की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको 2015 में प्रोजेक्ट को जो है वो हाँ की गई थी और प्रलय मिसाइल प्रोग्राम जो है वो प्रहार मिसाइल की ही देन है जो कि 2011 में पहली बार जो है वो टेस्ट की गई थी। लेकिन आपने जो बातें याद रखनी है कि प्रलय जो है वो कौन सी मिसाइल है, तो याद रखना है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा, इसकी रेंज कितनी है? रेंज है 150 से लेके 500 किलोमीटर तक, 150 से लेके 500 किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज है। कितना पेलोड जे कैरी कर सकती है? तो कितना वॉरहेड कैरी कर सकती है? 500 से लेके 1000 किलो तक जो है वो वॉरहेड कैरी किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट असेस सपोर्ट स्कीम स्टार्ट की है ताकि जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज हैं या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको हम सशक्त कर सकें। तो सरकार इसमें कितना पैसा लगाएगी? 4,531 करोड़ रुपया जो है वो इसमें खर्च किया जाएगा। ये दिसंबर 2025 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इसमें बताना है फाइंड आउट द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, कितना टाइम तक ये स्कीम जो है वो चलेगी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। तो इस स्कीम को चलाया गया है 2025-26 से लेके फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट असेस सपोर्ट स्कीम जो है वो निर्यात दिशा सब स्कीम है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि रिसेंटली सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हो ये है मार्केट असेस सपोर्ट स्कीम जो कि 4,531 करोड़ की लागत से स्टार्ट किया गया और इसका टाइम पीरियड 26 से लेकर 31 तक। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत आता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में टोटल 25,060 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होने हैं। तो इसमें अब ये टाइम पीरियड तो 26 से लेकर 31 तक है, पैसे हैं 4,531, लेकिन इसमें से 500 करोड़ रुपए स्पेशली रखे गए हैं 2025-26 के लिए
और इसमें लाइक ट्रेड फेयर्स में जो है वो आप कह सकते हो पैसा आपका लग रहा है तो उसमें पैसा सरकार प्रोवाइड कर देगी। तो इसमें फंडिंग कैसे शेयर करेंगे? 60% सरकार देगी, 40% जो है वो आप दोगे, मतलब जो बेनिफिशियरी है उसको देना पड़ेगा। सरकार अपना 60% से बढ़ा के जो है वो 80% तक जो है वो कर सकती है। ये इसमें खास बात है। अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर को लेके है, मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है, तो उसमें सरकार जो है वो 80% भी कर देती है। और मिनिमम पार्टिसिपेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए जिसमें सरकार पैसा देगी? 35% एमएसएमई पार्टिसिपेशन जो है वो मैंडेटरी है, जिसमें डेलीगेशन का जो साइज है वो कम से कम 50 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर कौन है? जितिन राम मांझी जी। जितिन राम मांझी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी? गया, बिहार। थीम बताना है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है 2026 को सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि डिजिटली हम मजबूत हो सकें, नेटवर्किंग को आगे बढ़ा सकें आर्मी के अंदर, और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ले सकें, ताकि हम जो हैं वो डिजिटली आगे बढ़ सकें। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है। तो यहाँ पे एक बात आपको पता लगी, जिन बच्चों को नहीं पता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और ये साल जो बनेगा वो बनेगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। आंसर क्या होगा इसका? 4। ताकि यार यहां से पता लगे कि इंडियन आर्मी जो है वो अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, वो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, वो फ्यूचर रेडी हो रहे हैं एक तरह से, और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज जो है वो यहाँ पे करना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। What is the revised deadline for submission of fresh application under the production linked incentive scheme for textile? जो हम यूनिट्स लगाते हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको प्रोडक्शन के बेसिस पे जो सरकार मदद प्रोवाइड करती है ताकि वो यूनिट्स आगे बढ़ सकें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। इसकी रिवाइज डेडलाइन बतानी है जो कि पहले क्या थी? 31 दिसंबर 2025, ताकि उसमें नई एप्लीकेशन जो है वो आ सकें। और ये डेडलाइन अब हो गई है 31 मार्च 2026। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो स्टार्ट की गई थी, ये 2021 में स्टार्ट की गई थी टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और इसको 5 साल के लिए जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया था। 21-22 से लेके इसको फाइनेंशियल ईयर 26 तक जो है वो स्टार्ट किया गया था, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके टेक्सटाइल में, और ग्लोबली जो कंपटीशन है उसके अंदर हम एंटर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल का कर सकें। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी अमाउंट का लोन जो है वो अप्रूव किया है फेज 1 मुस्सी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर, और जनवरी 2026 में इसको अनाउंस किया गया है। तो कितना पैसा फेज 1 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिया गया है? और ये है 4100 करोड़, 4100 करोड़ रुपीज जो हैं वो दिए जाएंगे। और ये अनाउंस किया है डी श्रीधर बाबू, जो कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि $500 मिलियन, जो कि 4100 करोड़ रुपया है, वो दिया जाएगा लोन स्टेट गवर्नमेंट को फेज 1 मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए। और मूसी रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये तेलंगाना गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हो कि एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तौर पे लिया जाएगा। और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत आप हमें 3188 करोड़ रुपया जो है वो आप हमें प्रोवाइड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोन अप्रूवल है मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिया गया है। कौन सी स्टेट को? तेलंगाना को। $500 मिलियन जो है वो दिए गए हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि फेज 1 जो है वो 21 किलोमीटर जो है वो कवर करता है, और ये जोन 1 के अंदर आता है। ये लगभग आप कह सकते हो ओस्मान सागर, जो तेलंगाना के बच्चे उनको पता होगा, ओस्मान सागर गांधीपेट से लेके बापू घाट तक जो है वो इसको बनाया जा रहा है। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो हिमायत सागर से लेके बापू घाट तक है, और टोटल 55 किलोमीटर की लेंथ है इस प्रोजेक्ट की। इसको 5 जोन में डिवाइड किया गया है। इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2026। इसकी फाइनल अप्रूवल्स 31 मार्च 2026 तक आ जाएंगे। उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो की जाएगी। और मूसी रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मूसी रिवर। और कौन सी नदी में आके मिलती है मूसी रिवर? कृष्णा रिवर को आके जो है वो यहाँ पे मिल रही है। ये कृष्णा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। इसके 2 नाम और हैं।
एक तो इसको बोलते हैं मुचुकुंदा और दूसरा बोलते हैं मुसुनुरु। मुसुनुरु आप इसको याद रख सकते हैं। और ये पुराना शहर और नए शहर को डिवाइड करता है। हैदराबाद का जो पुराना शहर है और नया शहर है उसको ये डिवाइड करता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है अनंतगिरी से। अनंतगिरी हिल्स। अनंतगिरी हिल से जो है वो स्टार्ट होती है, फिर ये चित्तौड़ के पास जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है और कृष्णा रिवर को मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है वेदापल्ली। वेदापल्ली जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पास है। याद रखोगे आप, ये है मूसी रिवर। किसको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जनवरी 2026 में? क्योंकि रवि मोहन पेरिया कविल रामाकृष्णन जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और बेसिकली उन्होंने खुद ही इस पोस्ट को जो है वो छोड़ दिया। 20 दिसंबर को उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं इस पोस्ट को छोड़ रहा हूँ। अब किसको चेयरमैन लगाया गया है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का? और ये लगाया गया है कार्थियन मनिक्कम को। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कार्थिकेन मनिक्कम फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ये बैंक ऑफ इंडिया के और अब ये चेयरमैन बन गए हैं ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी हैं, उन्होंने स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म जो है वो उसका उद्घाटन किया है, जो कि साथ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है और साथ ही साथ एक रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? और ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल आरएएस बेस्ड रेनबो ट्रॉट फार्म बन जाएगा और ये यहाँ पे बना है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। आंसर क्या होगा? 4 होगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजीव रंजन सिंह, मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है रेनबो ट्रॉट। तो ये कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज है। कोल्ड वाटर फिश स्पीशी है जो कि ठंडे एरिया में जो है वो खास करके ठंडे पानी में जो है वो रहती है और उस पानी में ऑक्सीजन अगर ज्यादा होती है तो उसका रहना जो है वो आसान है। खास करके जो हिमालय के अंदर नदियां हैं उसमें ये खास तौर से पाई जाती हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया या सिक्किम एरिया हो गया, तो उसमें ये आपको मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर फैसिलिटी। ये बेसिकली एक इंडोर फिश फार्मिंग सिस्टम है जिसमें पानी जो है वो लगातार साफ होता रहता है, सर्कुलेटरी मोशन में चलता है, उसमें वो क्लीन हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, ऑक्सीजन उसकी बढ़ जाती है, उसको दोबारा से रीयूज जो है वो किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें पानी जो है वो साफ मिलेगा। और ये तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रेवंत रेड्डी हैं और इसके गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा। तो आप यहां देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी, जिन्होंने उद्घाटन किया हैदराबाद के अंदर। ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल आरएएस बेस्ड रेनबो ट्रॉट फिश फार्मिंग है और रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन कंट्रीज का नाम बताना है जिन्होंने इंडिया के आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सिस्टम को जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है, एग्रीमेंट हुआ है उस कंट्री के साथ, ताकि वो भी इस चीज को यूज करेंगे, आयुर्वेदा को और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और ये कंट्री है ओमान एंड न्यूजीलैंड। आंसर क्या होगा इसका? 2। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल, जो पुराना मेडिकल सिस्टम है हमारा, आयुष सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, एक तो ओमान की तरफ से और एक न्यूजीलैंड की तरफ से। तो ओमान के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, सेपा, और इंडिया न्यूजीलैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उस कंट्री का नाम बताना है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सुप्रीम कोर्ट कौन सी कंट्री के साथ, ताकि हम यूथ का लीगल प्रोफेशनल जो है वो प्रमोट कर सके, हम आपस में नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पे काम करेंगे। और यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत जी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हमने एक एमओयू साइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान के साथ, ताकि हम यंग प्रोफेशनल का एक्सचेंज कर सकें। वहां वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले वहां जाएंगे, ताकि जुडिशियल प्रैक्टिस को हम बेटर कर सकें। सही स्टेटमेंट आपने बतानी है राबी की जो फसल है 2025-26 की, जिसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना है राबी सीजन जो कि
1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2026 तक का है, उसके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो प्रदान की गई है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड का मतलब है नाइट्रोजन हो गया मेन तो, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया। इन चारों के लिए सब्सिडी जो है वो अनाउंस की है। तो मैं आपको बता भी देता हूं कि कितनी-कितनी सब्सिडी जो है वो दी गई है। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर दी है वो 43.02 रुपीस पर केजी के बेसिस पे देंगे, और जो आप कह सकते हो फास्फोरस के ऊपर दिया वो 47.96 47.96 रुपीस पर केजी। फिर आ गया पोटाशियम, पोटाशियम के ऊपर 2.38 रुपीस पर केजी, और जो सल्फर है 2.87 2.87 रुपए पर केजी के बेसिस पे सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि टेंटेटिव जो बजट रिक्वायरमेंट है वो 35,952.29 करोड़ जो है वो इस पे खर्च होगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये 35,000 नहीं, ये 37,952.29 करोड़ है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और स्पेशली डाई अमोनियम फोस्फेट के लिए जो सब्सिडी बढ़ाई गई है वो 29,805 रुपए बढ़ाई गई है पर मेट्रिक टन के बेसिस पे, ये बिल्कुल सही है। और इससे पहले ये दी जाती थी 21,000 के लगभग, लेकिन अब 29,805 कर दिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर यहां से क्लियर है कि क्या होगा, आंसर होगा ए एंड सी। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो आंसर 4 होगा। उस मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स का नाम बताना है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से बनाई गई है ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, और इसमें 1 लाख से ज्यादा जो आर्मी के लोग हैं उनको ड्रोन में सशक्त किया जा रहा है। ड्रोन ऑपरेटिव्स के बेसिस पे उनको ट्रेन किया जा रहा है, और ये आर्मी का नाम है हमारे पास बैरव आर्मी। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशली ये अनाउंस किया गया कि भाई हम एक मॉडर्न वॉरफेयर यूनिट बना रहे हैं जिसका नाम होगा बैरव, जो कि ड्रोन को चलाने में, ड्रोन की हर तरह की टेक्निक को चलाने में सशक्त होगा, और इससे हम अपने वॉरफेयर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उस पेमेंट कंपनी का नाम बताना है जो इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है, मिडल ईस्ट की, एशिया पैसिफिक और साउथ अफ्रीका की ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड आईएसओ का और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन आईईसी की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। 42,001 सर्टिफिकेशन जो है वो उनको मिल चुकी है। और इस क्वेश्चन को आप जितना स्लाइड में लिखा उतना ही याद रखें। और ये कंपनी का नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब ये कंपनी काम क्या करती है? डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने का काम करती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल पेमेंट में बहुत ही बेहतर तरह से यूज करने के लिए उनको ये आईएसओ की सर्टिफिकेशन और आईईसी की सर्टिफिकेशन जो है वो मिली है। नेम द फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे ये, मेजर ध्यानचंद, इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। इनका देहांत हो गया जनवरी के महीने में तमिलनाडु के अंदर। ये कौन थे? ये थे मेजर कोठारी जी। आंसर क्या होगा? 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर ले। फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी जी, और ये करंट चीफ नेशनल कोच भी थे। तो इनका देहांत हो गया 67 साल की उम्र में तमिलनाडु के अंदर। 2005 में कोठारी जी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको दिया गया था स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर इनका योगदान देने के लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वर्ल्ड का पहला और लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम एलसी मैक्स रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी लगाई गई है। कहां पे इसको लगाया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन का आंसर होगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एचपीसीएल की तरफ से ये स्पेशली एलसी मैक्स यूनिट जो है वो लगाया गया है ताकि ऑपरेशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि ये जो वैक्यूम रेजिड्यू होते हैं तो उसको ये कन्वर्ट कर देता है, और जो हैवी फ्रैक्शन में ये होते हैं उसको लाइटर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। डीजल की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है वो हाई प्रेशर रिएक्टर्स के अंदर काम करना जो है वो आसान हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने याद रखना है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एचपीसीएल के बारे में याद रखें, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? विकास कौशल जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। एचपीसीएल को स्थापित किया गया था 1974 में। वर्ल्ड का पहला एलसी मैक्स यूनिट कमीशन किया गया है कहां पे? विशाखापट्टनम। ये इंपॉर्टेंट है।
उस डिफेंस कंपनी का नाम बताना है जो कि इंडियन आर्मी के साथ टाई अप करेगी, किस काम के लिए? ओवरहॉल कम अपग्रेडेशन पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो पिनाका मल्टीपल लॉन्च सिस्टम का ध्यान भी रखना है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, उसका सब तरह का किसी भी तरह को उसको चलाना कैसे है, किस तरह से आगे करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है? ये हुआ है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो स्पेशली दिया गया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड को, जो कि एक एरोस्पेस और डिफेंस आर्म है टाटा ग्रुप के लिए। और ये सारा का सारा काम करेगा, लाइक सारी की सारी सर्विस, सारी की सारी मेंटेनेंस, और ये देगा हमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर की गई है। उस टेलीस्कोप का नाम बताना है जो कि नासा का है और उसने डिस्कवर किया है पहला स्टारलेस, गैस रिच, डार्क मैटर डोमिनेटेड क्लाउड। उस क्लाउड का नाम है क्लाउड 9। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ये स्टारलेस है, गैस रिच है, डार्क मैटर है, और इसका नाम है क्लाउड 9। और ये कौन से टेलीस्कोप से देखा गया है? हबल स्पेस टेलीस्कोप से। आंसर जो है वो इसका 4 होगा। और ये रिजल्ट स्पेशली जो क्लाउड 9 का है ये पब्लिश किया गया था द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स के अंदर, और बाद में ये 247th मीटिंग हुई थी अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की फिनिक्स के अंदर, वहां पे भी इसको पब्लिश किया गया था। उस फिजिकल फिनोमेना का नाम बताना है जिसको सक्सेसफुली तैयार किया गया है एक सुपर कंप्यूटर की मदद से, और वो सिमुलेशन है, सिर्फ अभी आप कह सकते हो कि एक नाट्य रूपांतरण है। तो जिसको डेवलप किया गया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें। और इस इफेक्ट का नाम है पेम्बा इफेक्ट। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और इसकी भी स्टडी जो है वो पब्लिश की गई है कम्युनिकेशन फिजिक्स के अंदर, जो कि आप कह सकते हो कि एक फिनोमेना इस तरह से तैयार किया गया है कि जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से रिलैक्स होके एक अलग-अलग टेम्परेचर पे अलग-अलग वेरिएशंस जो हैं वो देते हैं। तो उसके बेसिस पे ये फिनोमेना तैयार किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आता है, उन्होंने फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट तैयार किए गए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया की जीडीपी 25-26 के एंड तक कितनी रह सकती है। अभी सिर्फ एस्टीमेट है क्योंकि टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एज पर दी एस्टीमेट रियल जीडीपी जो है वो कितनी प्रोजेक्ट की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर ले, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी का मतलब है कि वो जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस के साथ हम देखते हैं। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस के साथ देखते हैं, जो कि 11-12 है। और ये कितनी प्रेडिक्ट की है इन्होंने? 7.4% रियल जीडीपी इन्होंने प्रेडिक्ट की है। याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से इसको जारी किया गया है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एस्टीमेट रिपोर्ट, जो कि जीडीपी की वैल्यू बताता है 2025-26 में कितनी रहेगी। एनएसओ की तरफ से 7.4%। नॉमिनल मतलब करंट प्राइसेस के बेसिस पे, अब आजकल के प्राइसेस के बेसिस पे, तो 8% है। रियल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.3%, नॉमिनल 7.7%। इसमें और पॉइंट जो याद रखोगे, वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वाला 2.7% से ग्रो करेगा, सेकेंडरी सेक्टर 6.6% से, और टर्शरी सेक्टर जो है वो 9.1% से ग्रो करेगा। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हो किसकी है? टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। और ये भी लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा करेगा, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन 7.5% रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें। फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो बना है वो केरला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है कलपेटा एरिया। कहाँ का है? वायनाड का है। कहाँ का है? वायनाड एरिया का है कलपेटा। उसको पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो केरला हाई कोर्ट की तरफ से ही बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद जो है वो इसमें ली गई है। मार्क द प्रोडक्ट दैट इंडिया बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री। इंडिया पूरे वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने कमर्शियली प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है? ताकि वो प्रमोट कर सके ग्रीन और सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो हम कह सकते हैं कि सड़क बनाई जा रही है उसमें उसको यूज किया जाएगा,
जनरली हम बिटुमिन का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा बायोबिटुमिन। बायोबिटुमिन नेचुरल तरीके से बनाया हुआ बिटुमिन, तो उसको हम बोलते हैं बायोबिटुमिन। ये इंडिया पूरे वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जो इसने खुद तैयार किया है, कमर्शियली इसको प्रोड्यूस करेगा, और ये काम करेगा CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। जो आप कह सकते हो खेतों में बचा हुआ मटेरियल है, उससे बायोबिटुमिन को तैयार किया गया है। और टेक्नोलॉजी स्पेशली डेवलप की गई है सेंट्रल रोड इंस्टीट्यूट और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उन्होंने इसका साथ दिया है। उस कंट्री का नाम बताना है जिसके प्रेसिडेंट की तरफ से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया गया है, एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम निकाला गया है जिसमें उन्होंने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है, और इसमें एक इंडिया और फ्रांस के द्वारा स्टार्ट की गई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उससे भी वो बाहर निकल गया है। तो ये है भाई डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप देख सकते हो एक स्क्रीनशॉट जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट है उस पे लिया गया। तो विड्रॉइंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन, ट्रीटीज या फिर और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स के हक में नहीं है, तो उससे हम बाहर निकल रहे हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसमें से एक है। टोटल कितनी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है। 66 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है 2026 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोलिस्ट? याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोलिस्ट जनवरी 2026 में उन्होंने अनाउंस किया है, ताकि अवेयरनेस बढ़ सके रेंजलैंड्स को लेके, पेस्टोलिट्स को लेके, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जा सके, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जा सके, उनके जो जीवन जाति है उसका ध्यान रखा जा सके। और ये किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। आंसर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन का एक अंग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उनकी तरफ से ये किया गया है। और पेस्टोलिस्ट आपको पता होना चाहिए, पेस्टोलिस्ट बेसिकली जो चराने के लिए जो है वो लेके जाते हैं अपने जानवरों को, लाइक भेड़ बकरियों को, तो वो उनको पेस्टोलिस्ट बोला जाता है। माधव धनंजय गडगिल, जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1981 में, पद्म भूषण से 2006 में, और यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था 2024 में, उनका पुणे महाराष्ट्र में देहांत हो गया है। वो किस से संबंध रखते थे, कौन से प्रोफेशन से संबंध रखते थे? वो पर्यावरण से लेके जुड़े हुए थे। तो नाम क्या होगा? इकोलॉजिस्ट। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट, स्कॉलर कह सकते हो, कंजर्वेशनिस्ट कह सकते हो, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सी मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं। माधव धनंजय गडगिल जी, उनका देहांत हो गया 83 साल की उम्र में, उनका देहांत हो गया महाराष्ट्र के अंदर। 1942 में उनका जन्म हुआ था पूना महाराष्ट्र के अंदर। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1981 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2006 में। और यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 में दिया गया था। चूज द करेक्ट डिजिटल पोर्टल, जो कि यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी ने लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनरशिप इनिशिएटिव को बढ़ाया जा सके। किसके लिए? औरतों और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली कोई भी अगर कंपनी है, उसको अपने लिए CSR जो है वो निकालना होगा, कुछ परसेंटेज CSR का निकालना होता है, जिसमें वो सोशली कोई काम करता है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम करता है। तो स्पेशली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, पंखुड़ी पोर्टल इसका नाम होगा। याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी, यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है। एक डिजिटल पोर्टल है जिसमें आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए औरतों और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो भी आप पैसा देना चाहते हैं, कुछ भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिया जा सकता है। एक सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। मेस्केट का नाम बताना है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया जनवरी 2026 में, ताकि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके और आधार को आगे, उसकी सर्विसेज को आगे जो है वो बढ़ाया जा सके। इस मेस्केट का नाम है उड़ाई। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो नीलकंठ मिश्रा, नाम याद कर ले, नीलकंठ मिश्रा चेयरमैन है किस चीज के?
UIDAI के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। उन्होंने आधार का मैस्केट अडाई को जारी किया है ताकि आधार को आगे बढ़ाया जा सके। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है? इसका केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और इस मैस्केट का जो डिजाइन है वो अरुण गोकुल जी ने किया है। अरुण गोकुल जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। और उड़ाई का मतलब जो है वो यही है, प्रोग्रेस, ग्रोथ, एम्पावरमेंट। और ये जो उड़ाई नाम है ये सुजेस्ट किया था रिया जैन ने, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उड़ाई जो है वो बेसिकली इस आप कह सकते हो कि आधार की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। कौन सी इंडिया की एयरलाइन है जो कि 5वीं डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुकी है, जिसको IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मेंबरशिप दी गई है जनवरी 2026 में? क्योंकि उन्होंने अपना ऑडिट ट्रायल जो है वो क्लियर कर लिया है। मतलब वो जब उनका ऑडिट हुआ, सब देखा गया, तो वो सही पैमाने पे उतरे। और ये है अकासा एयरलाइन। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो आपको पता होना चाहिए IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कि एक ग्लोबल बॉडी है, जो कि 360 एयरलाइंस इसके अंदर शामिल हैं। और साथ ही साथ ये 360 एयरलाइन 80% ट्रैफिक जो है वो पूरी एयरलाइंस का इन्हीं के पास है। तो आप कह सकते हो कि एक ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है एयरलाइन इंडस्ट्री की। और इससे पहले 4 इंडियन एयरलाइंस को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मेंबरशिप मिल चुकी है। एक है इसमें एयर इंडिया, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एक इसमें इंडिगो है, और चौथा जो है वो स्पाइस जेट है। Which of the following film is not among the Indian movies that qualified for the Best Picture eligibility at 98th Academy Awards as announced in January 2026? तो 98th Academy Awards, ऑस्कर 2026 भी आप कह सकते हो, तो उसमें बेस्ट पिक्चर के लिए जो नॉमिनेशंस में फिल्म्स जानी है, उसमें कौन सी फिल्म है जो इंडिया की नहीं गई है? अभी तो नॉमिनेशंस के लिए सिलेक्ट होनी है, फिर बाद में देखा जाएगा कि उसमें से कौन सी सिलेक्ट होगी। तो नॉमिनेशंस में जो नॉमिनेशंस की सिलेक्शन के लिए जो मूवीज गई हैं वो कंतारा गई है, महाअवतार नरसिम्हा गई है, टूरिस्ट फैमिली गई है, सिस्टर मिडनाइट गई है, इमरजेंसी मूवी जो है वो उसमें नहीं गई है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। तो आप देख सकते हो 5 इंडियन फिल्म्स जो है वो एलिजिबल हैं बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में शामिल होने के लिए। कंतारा, ए लेजेंड, चैप्टर 1, तन्वी, द ग्रेट, महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली, सिस्टर मिडनाइट। इमरजेंसी उसमें नहीं है। और ये है हमारे पास कौन सा अवार्ड? ये है हमारे पास ऑस्कर अवार्ड 2026, और इसको 98th अकेडमी अवार्ड्स भी आप कह सकते हैं। और इसको याद रखना, 15 मार्च को ये जो है वो अनाउंस किया जाएगा कि कौन सी मूवी को, कौन सी जो है वो आप कह सकते हो नाटक को ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया है। उस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का नाम बताना है जिसका उद्घाटन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। कहां पे? IIT मद्रास के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। और ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है परम शक्ति। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि परम शक्ति को IIT मद्रास के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, वहीं पे इसको बनाया गया है। परम शक्ति फैसिलिटी जो है वो किसने उद्घाटन किया? श्री एस कृष्णन ने। श्री एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इसको स्टार्ट किया गया था परम रुद्रा मिशन के तहत, जो कि एक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसकी पीक परफॉर्मेंस जो है वो 3.1 पेटा फ्लॉप्स है, जो कि आप कह सकते हो 3.1 इंटू 10⁻15 कैलकुलेशंस कर सकता है पर सेकेंड। इसको बोलते हैं 3.1 क्वाड्रिलियन, जिसको पेटाफ्लॉप्स के तौर पे जाना जाता है। और इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डेवलप और जो बनाया गया है वो CDAC की तरफ से बनाया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ से बनाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो कि कहां पे हुई है? गुवाहाटी, असम के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा पहले कि नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? गुवाहाटी के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं क्या इसका जो है वो थीम था। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है कौन से थीम के अंदर? इंडिया टेक्सटाइल, वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है।
दूसरा है टेक्सटाइल कमेटी ने एमओयू साइन किया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आती है, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाया जा सके, जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाया जा सके। जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जो किसी खास जगह पे बनाए जाते हैं तो उनको टैग दे देते हैं ताकि उनको या उनके कारीगरों को बचाया जा सके। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में हैंडलूम प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है, 52% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न से ही पैदा होता है। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो तैयार किया गया है और उसको लॉन्च किया गया है 100 चैंपियन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में और इनोवेशन कर सकें। ये पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। और आपने याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशली टारगेट है कि हम 350 बिलियन डॉलर तक टेक्सटाइल में पहुंचेंगे 2030 तक। तो आंसर तो यहाँ पे क्लियर है, ऑल ए बी सी होगा। तो आप देख सकते हो 350 बिलियन टेक्सटाइल इकोनॉमी बनानी है 2030 तक, ये टारगेट रखा गया है। थीम याद रखना है, इंडिया टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। और नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? गुवाहाटी असम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंजन का नाम बताना है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड ट्रायल के लिए, डीआरडीओ की तरफ से इसको टेस्ट किया गया। ये इंडिया का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई है और ये है स्क्रैमजेट इंजन। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो डीआरडीओ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट किया है फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट का, जो कि सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट होगा, उसका इन्होंने टेस्ट किया और 12 मिनट लगातार इन्होंने इसका टेस्ट जो है वो किया है। तो एयर ब्रीदिंग जो स्क्रैमजेट इंजन की है वो सुपरसोनिक कंजम्पशन में यूज होती है और इसको कूल कर सकता है, ठंडा कर सकता है सुपरसोनिक इंजन को, और हाइपरसोनिक मिसाइल में भी इसको यूज किया जा सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जा सकता है जब 5 मैक से ज्यादा जो है वो उसकी स्पीड हो जाए। सही स्टेटमेंट बतानी है इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 जो कि कहां पे हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर से आपने याद रखना है कि इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल जो है वो कहां पे हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइटशिप की तरफ से, ताकि लाइट हाउस म्यूजियम का विकास किया जा सके। कहां पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस फेस्टिवल के दौरान एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया 6 मेजर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे ये गलत है, ये 6 नहीं आएगा, ये 4 मेजर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया था। और इसमें टोटल कितने रुपए अलॉट किए गए हैं विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से? ये है 230 करोड़। 230 करोड़। और ये बात जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। फेस्टिवल विटनेस द अनाउंसमेंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर, जो कि इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ये भी सही है और इसके लिए 305 करोड़ रुपए अलग से अलॉट जो है वो किए गए हैं अंडर इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट बिल्कुल कौन कौन सी है? ए एंड सी। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ टाई अप किया है ताकि एक कैंपेन चलाया जा सके। उस कैंपेन का नाम है हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी कैंपेन और ये नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत जो है वो चलाया गया है और ये कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आपने याद रखना है स्पेशली कैंपेन चलाया गया हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी। ये चलाया गया है नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से और साथ ही साथ गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ताकि पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बढ़ाया जा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यूज करें, उसको प्रमोट करें। Which of the following award with their respective winners? 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये और आपने मैच करना है कि कौन सा अवार्ड जो है वो किसने जीता है। ये कैलिफोर्निया यूएसए में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। इंपॉर्टेंट है, हमने स्पेशली इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड के ऊपर। और देखते हैं फिर कौन कौन सा मैच करता है। बेस्ट मोशन पिक्चर का खिताब म्यूजिकल कॉमेडी के अंदर दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया पॉल थॉमस एंडरसन, जो वन बैटल आफ्टर अनदर के ही डायरेक्टर हैं।
बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी के अंदर मिला है ये अवार्ड वैगनर मोरा को, जो कि द सीक्रेट एजेंट मूवी के अंदर एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी के अंदर जेसी बॉकले को, जो कि हैमनेट मूवी के अंदर अपना किरदार निभाती हैं, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का खिताब दिया गया है लडविंग को, जो कि सिनर के अंदर दिखेंगे। तो इसका मतलब आप यहां से क्लियर है क्या होगा, पांचवा होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक। तो 5 4 3 2 1, तो आंसर क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। तो याद रखना है ये जो सेरेमनी है वो होस्ट की थी निकी ग्लेजर ने। और आपने याद रखना है इसमें नई कैटेगरी शामिल की है बेस्ट पॉडकास्ट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट पॉडकास्ट का खिताब गुड हैंग विद एमी फॉलर को मिला है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है बेस्ट मोशन पिक्चर हैमनेट, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी हम कर चुके हैं, बेस्ट डायरेक्टर हम देख चुके हैं, बेस्ट स्क्रीन प्ले अगेन पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। फिर इधर टेलीविजन अवार्ड अभी तक हमने देखा नहीं, लेकिन हमने वीडियो के अंदर शामिल किया था। बेस्ट सीरीज ड्रामा द पिट, बेस्ट सीरीज म्यूजिकल एंड कॉमेडी द स्टूडियो, बेस्ट लिमिटेड सीरीज अडोलेसेंस, बेस्ट एक्टर नोआ वाइल्ड, बेस्ट एक्ट्रेस रिया सीहॉन, बेस्ट एक्टर सेथ रॉगन, बेस्ट एक्ट्रेस जीन स्मार्ट। तो इस तरह से आप 4-5 जो हैं वो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नई कैटेगरी जो शामिल की गई है वो बेस्ट पॉडकास्ट शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट इमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स। देखो इंपॉर्टेंट हो गया, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये उसका दूसरा एडिशन है। ये आपने याद रखना है कहां पे हुआ, दीव के अंदर हुआ। दीव कहां पे है, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली जो यूटी कंबाइन करके बनाई गई है उसके अंदर दीव स्थित है। तो पहली बात तो ये होगी। तो इसमें कौन सी स्टेट के सबसे ज्यादा मेडल जो है वो हासिल किए हैं, और ये स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका के सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, 3, 2 और 6, 11 मेडल्स हैं कर्नाटका के पास। दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा मणिपुर, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा हरियाणा। तो इस तरह से ये लिस्ट दी गई है। और इसका पहला एडिशन जो है वो 2025 मई के महीने में हुआ था। वो भी कहां पे हुआ था, दीव में ही हुआ था। तो आपने इस चीज को याद रखना है। और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की निगरानी में इसको करवाया जाता है। और ये कई बार पूछ लेते हैं कौन सी बीच पे हुआ था, तो याद रखना गोगला बीच पे इसको किया गया था दीव के अंदर। खेलो इंडिया बीच गेम्स, गोगला बीच, दीव, सेकंड एडिशन था, हम देख चुके हैं। ये गेम्स थी उसके अंदर, याद रख सकते हो। मालखम्ब भी था उसमें, टग ऑफ वॉर भी थी, स्विमिंग भी थी। और मैस्कट क्या था, मैस्कट था पर्ल, ए लाइवली डॉल्फिन। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, मणिपुर। सही स्टेटमेंट बतानी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात जाके आए हैं, तो गुजरात में उन्होंने क्या क्या उद्घाटन किया उसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पार्टिसिपेट किया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंदर पार्टिसिपेट किया इन्होंने। 1000 साल पूरे होते हैं इसके। 1026 कॉमन एरा के अंदर जो है वो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महमूद ऑफ गजनी की तरफ से जो है वो अटैक किया गया था इस टेम्पल के ऊपर 1026 में। और आप कह सकते हो ये 75th एनिवर्सरी के साथ भी कोइंसाइड करता है पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकंस्ट्रक्शन को लेके। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने वाइब्रेट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में स्पेशली प्रमोट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इन्होंने अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया, जो कि 7.8 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जो 7 स्टेशन को आपस में जोड़ता है, जैसे कि कच्छ हो गया, भावनगर, मोरबी, अमरेली, राजकोट, जामनगर और सुरेंद्रनगर को आपस में जोड़ता है, और लगभग 3540 एकड़ एरिया को आपस में जोड़ता है। और ये कॉन्फ्रेंस स्पेशल जो हुई हैं पीछे, तो विकसित भारत को ध्यान में रखते 2047 हम 100 साल पूरे करेंगे अपने आजादी के। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो आंसर यहां से क्लियर है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ए बी सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें उन्होंने उद्घाटन के तौर पे की। इंडिया का फिश प्रोडक्शन डबल हो गया है लास्ट डेकेड के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर। तो अगर आप देखोगे पिछले 10 साल के मुकाबले, मतलब 2014 के मुकाबले अगर आप देखोगे 24-25 में, तो लगभग डबल हो चुका है। ये जनवरी 2026 में ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की तरफ से। तो यहाँ पे ये हो गया है 197.75 लाख टन। आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा।
तो अगर आप देखोगे इसको 13-14 से अगर आप कंपेयर करोगे तो उस टाइम पीरियड पे सिर्फ 95.79 95.79 लाख टन था, लेकिन अगर अब देखोगे तो 197 लाख टन हो चुका है। तो लगभग 106% की ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपने याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल स्पेंड और डेयरी की तरफ से डाटा दिया गया 197 लाख टन, जो फिश प्रोडक्शन जो डबल हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, 8% जो है वो ग्लोबल आउटपुट है फिश प्रोडक्शन के तौर पे। स्थान है, दूसरा रैंक है एक्वाकल्चर के अंदर, और इंडिया श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में पहले स्थान पे है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरीज को कैप्चर करने के अंदर। और एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो 4.77 टन पर हेक्टेयर के बेसिस पे है इंडिया की। और सी फूड एक्सपोर्ट देखोगे तो 62,408 करोड़ रुपए का है। लगभग हम 16.98 लाख टन जो है वो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं। और फिशरी जो है वो एग्रीकल्चर की जीवीएम में 7.43% हिस्सा जो है वो रखती है। अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर उससे जुड़े हुए क्षेत्र देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो आएगा वो इसी का आएगा, फिशरी का। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो फिशरी सेक्टर के अंदर लगभग 38,000 करोड़ रुपए की कर चुके हैं, जो कि आप कह सकते हो 14-15 के अंदर 32,000 करोड़ थी, अब 38,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कई स्कीम्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना है, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, फिर FIDF है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, फिर ब्लू रेवोल्यूशन है। तो उसके तहत कई क्षेत्रों में हम पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। किसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट और वाइस चेयरपर्सन मेटा प्लेटफॉर्म का जनवरी 2026 में? क्योंकि रिसेंटली इन्होंने लीडरशिप रिस्ट्रक्चरिंग की है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें, और नाम है इनका डीना पॉवेल मैकॉर्मिक। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो ये 12 जनवरी को बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया था मार्क जकरबर्ग की तरफ से, जो कि फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा प्लेटफॉर्म आपको पता होगा पेरेंट कंपनी है भाई फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, मैसेंजर की, थ्रेड्स की। तो इन्होंने अपना प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन बनाया है डीना पॉवेल को। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लेके, जो जनवरी 2026 में किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मिशन जो है वो फेल हो गया था। ये जो है आप कह सकते हो थर्ड स्टेज पे जाके जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण ये मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। और ये लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C62। याद रखें, ये क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी थर्ड स्टेज पे पहुंचते पहुंचते फ्लाइट के, और ये लगातार दूसरी बार हुआ है। इससे पहले जो PSLV C61 था उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी मई 2025 में। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है द लिफ्ट ऑफ टुक प्लेस फ्रॉम इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मिशन लॉन्च किया गया था ये फर्स्ट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। प्राइमरी पेलोड क्या था? सैटेलाइट थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, जिसको EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, जिसको अन्वेषा का नाम दिया गया था। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जिसको DRDO ने डेवलप किया था। इस सैटेलाइट को जाना था, और इसमें 15 और भी छोटी सैटेलाइट शामिल थी, नेशनल और इंटरनेशनल सैटेलाइट जो है वो शामिल थी। कई कंपनीज इसमें शामिल थी। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो सही स्टेटमेंट है ओनली A एंड C है, तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। उस वुमेन क्रिकेटर का नाम बताना है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट हासिल की है सारे फॉर्मेट से, क्रिकेट से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम है एलिसा हेले। आंसर क्या होगा? 3 होगा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट की कप्तान एलिसा हेले, उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो ले ली है सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से, और इवन मल्टी फॉर्मेट सीरीज है अब इंडिया के साथ, और वो फेब और मार्च 2026 में खेली जाएगी। तो ये रिटायरमेंट जो है वो ले चुकी हैं, और इनके नाम पे 8 बार जो है वो वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है। 6 बार तो इन्होंने वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है, और ये T20 वर्ल्ड कप 2010, 12, 14, 18, 20 और 23 में, ये 6 बार तो ये जीत चुकी हैं। और 2 बार वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, 2013 और 22 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स जो कि इंडिया के विजिट पे आए थे, तो उसके बारे में देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि फेडरल चांसलर हैं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्स। वो 2 दिन के दौरे पे इंडिया में आए थे। 12 और 13 जनवरी के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको इन्वाइट किया था, वो पहुंचे इंडिया में, और कई और एशियन रीजन में भी वो जाके आए हैं। इंडिया और जर्मनी ने टोटल 19 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन की हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। बिल्कुल सही है, उन्होंने कई तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। जर्मनी अनाउंस्ड वीजा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स स्ट्रेंथनिंग मोबिलिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। तो अब इंडिया को जो है वो एक वीजा फ्री ट्रांजिट मिल गया, मतलब अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन बीच में आपकी फ्लाइट जो है वो यहाँ पे रुक गई है जर्मनी के अंदर। तो वीजा फ्री ट्रांजिट है, आपको जर्मनी का वीजा लेने की जरूरत नहीं। लाइक 6 घंटे 7 घंटे आपका बीच में स्टे है, तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, आप उस टाइम पीरियड पे एयरपोर्ट को छोड़ के वहां पे नहीं जा सकते। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जर्मनी कमिटेड न्यू फंडिंग ऑफ 2.24 बिलियन यूरो, ये गलत है। यहाँ पे जर्मनी ने फंडिंग दी है वो 1.24 बिलियन यूरो की दी है अंडर द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ताकि ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर बनाए जा सकें, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ाया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बढ़ाया जा सके, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सके। ठीक है, आप कह सकते हो कि ई बस जो है वो चलाई जा सके। तो इस तरह से तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि फंडिंग गलत लिखी हुई थी यहाँ पे। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ओनली सी है। तो आंसर क्या होगा इसका? 5वां होगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। चौथा एडिशन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का आया, इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है। जनवरी 2026 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो याद रखना है, ये चौथा एडिशन है इस इंडेक्स का, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लीडर्स, चैलेंजर एंड एस्पायरर्स बेस्ड ऑन देयर प्रिपेयर्डनेस। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरा तमिलनाडु को दिया गया है, तीसरा गुजरात को दिया गया। बिल्कुल सही और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। स्मॉल स्टेट्स यूटीज की कैटेगरी में नागालैंड पहले स्थान पे, ये गलत है, पहले स्थान पे उत्तराखंड है। पहले स्थान पे उत्तराखंड है, दूसरा स्थान जो है वो जम्मू कश्मीर का है, तीसरा जो है वो नागालैंड का। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तीसरा स्थान जो है वो नागालैंड का है। तो पहला स्थान उत्तराखंड, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा नागालैंड का। ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए एंड बी हुई। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो अब देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग की तरफ से इसको रिलीज किया गया। ये 4th एडिशन है इसका, और इसमें टारगेट रखा गया है कि इंडिया का गोल है कि $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है हमने 2030 तक। ये सारी स्टेट्स और यूटीज को कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया है कोर यूनिट्स। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, लीडर्स, चैलेंजर एंड एस्पायरर्स। इसमें लार्ज स्टेट कैटेगरी है, उसमें महाराष्ट्र पहले पे है। स्मॉल स्टेट और यूटी कैटेगरी में उत्तराखंड पहले पे है। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ, ताकि इंडिया का फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क बनाया जा सके चेन्नई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला सॉवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क जो बनाया जाएगा, उसका नाम या उस कंपनी का नाम क्या होगा जो ये बनाएगी? दैट इज सर्वम एआई। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। सिंपल है, स्लाइड से क्वेश्चन को याद कर लें। जनवरी 2026 में हैनले एंड पार्टनर्स की तरफ से हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। इंपॉर्टेंट हो गया। सिंगापुर ने इसके अंदर टॉप किया है तीसरी बार लगातार। इंडिया का स्थान क्या है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान जो है वो सिंगापुर का है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहा गया है, क्योंकि 192 कंट्रीज के लिए इनको प्रायर वीजा जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्थान फिर किसको मिला है? दूसरा स्थान जापान और साउथ कोरिया, दोनों को इकट्ठा स्थान दिया गया है, क्योंकि दोनों का पासपोर्ट स्कोर जो है वो कितना है? 188 स्कोर है। तो इंडिया का स्थान कितना है? इंडिया 80th नंबर पे, 80वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया को 55 ऐसी डेस्टिनेशंस, ऐसी जगह हैं जहां पे उनको वीजा फ्री या फिर आप कह सकते हो वीजा ऑन अराइवल जो है वो मिल जाएगा। पहले आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंडिया का जो 80वां स्थान है, ये अकेले इंडिया का नहीं है। 2 कंट्रीज इसमें और हैं। कौन कौन सी? एक तो अल्जीरिया और एक कौन सी है? नाइजर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि और 2 कंट्रीज कौन सी है जो इंडिया के साथ 80वें नंबर पे आंकी गई हैं। तो आप यहां भी देख सकते हो,
इंडिया के साथ जो कंट्री आकी गई है अल्जीरिया और नाइजर, इंडिया का 80th है। पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा जापान और साउथ कोरिया का है। और इसमें सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का। 101वां नंबर जो है वो अफगानिस्तान का है। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मर किसको कहा गया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कहा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा, कई कंट्रीज आप देख सकते हो यूरोप की यहाँ पे शामिल हैं। चेयरपर्सन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कौन है? ये 2026 में लगाया गया है एज सच, लेकिन ये क्वेश्चन स्टैटिक के तौर पे आप याद करोगे। और ये है हमारे पास शिवा सुब्रमण्यम रमनन जी। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो आपने पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में याद रखना है। 2003 में इसको बनाया गया था, लेकिन तब इसका एक्ट नहीं था, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। फिर पीएफआरडीए एक्ट बनाया गया। कौन से ईयर में? 2013 में। इसका मेन मकसद है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को आगे बढ़ाना और अटल पेंशन योजना जैसे जो स्कीम्स हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ताकि जो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी है वो इंडियन सिटीजन को मिल सके। चेयरपर्सन मैं बता चुका हूं, शिवा सुब्रमण्यम रमनन जी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली के अंदर। Identify the location where the foundation stone for the world largest green hydrogen and green ammonia project जिसका उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर ले। और इसका उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया का काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो एएम ग्रीन कंपनी की तरफ से किया जाएगा। एएम ग्रीन जो है वो ग्रीनको कंपनी का ही एक पार्ट है। और ये अमोनिया और यूरिया जो कम्प्लेक्स है उसको इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है कि $10 बिलियन के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। लगभग 84,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है, याद रखना है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो है वो 1.5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करने की हो जाएगी 2030 तक। फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम बताना है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से स्टार्ट किया गया है। एज सच उसके 7 साल पूरे हो चुके हैं 14 जनवरी 2026 को, जिसका मेन मकसद था कि जो औरतें छोटी इंडस्ट्री, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज चला रही हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो रोल है वो वुमेन का बढ़े, औरतें ज्यादा से ज्यादा सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों। और ये प्रोग्राम का नाम था वोमेनिया इनिशिएटिव। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो आपने याद रखना है वोमेनिया इनिशिएटिव। और इसके जो है वो 7 साल जो है वो बेसिकली पूरे हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वोमेनिया इनिशिएटिव, जिसमें औरतों को कहा गया कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में पार्टिसिपेट करें। हम आपको जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। हम आपको जो है वो किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है उसकी भी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोग्राम वोमेनिया इनिशिएटिव। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने 6th एशियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट किया है। जहां पे हुई है वो थीम क्या था? अडेप्टिव एशियान, फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। इंडिया एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो वियतनाम के अंदर हुई है। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और इस मीटिंग का थीम क्या था? अडेप्टिव एशियान। इस चीज को भी आप कॉमन वर्ड के तौर पे याद रख सकते हो। मीटिंग के अंदर मेन मकसद था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इंडिया और एशियन कंट्रीज आपस में मिलके इनके सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर सकती हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर नई इनोवेशन कर सकते हैं। उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नाम बताना है जिसको $350 मिलियन का एक मल्टीलेटरल फंडिंग मिली है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एडीबी की तरफ से। और ये कंपनी है पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो पिरामल फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको $350 मिलियन का लोन जो है वो दिया गया है 2 फर्म्स की तरफ से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। और ये पहली बार हुआ है कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से पिरामल फाइनेंस को कोई पैसा दिया गया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 जो है वो स्टार्ट की है। उसका मकसद है कि जो कस्टमर हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म किया जा सके।
कौन सी डेट से ये स्कीम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले 2021 वाली इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम चल रही है, लेकिन अब 2026 वाली जगह ले लेगी और ये स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 2026 से। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये गाइडलाइंस दी गई है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगी और ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की जगह ले लेगी। और इसमें डिस्प्यूट कैप जो है वो कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी अमाउंट हो उसका कोई भी डिस्प्यूट कैप नहीं है। आप कोई भी शिकायत जो है वो आरबीआई ओम्बड्समैन में डाल सकते हैं, चाहे वो डिप्टी ओम्बड्समैन हो चाहे आरबीआई ओम्बड्समैन हो, वो इस मैटर को जो है वो चेक करेगा। और इसमें कंपनसेशन भी दिया जाएगा। कंपनसेशन कितना दिया जाएगा? पहले तो 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कंपनसेशन कर दिया गया है? 30 लाख रुपए का कर दिया गया। आरबीआई ओम्बड्समैन जो होगा, अगर वो किसी भी तरह का कंप्लेंट जिसने की है उसको कोई लॉस होता है तो 30 लाख रुपए तक का कंपनसेशन अलग से दिया जाएगा। और इसमें एडिशनल 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो पहले 1 लाख रुपए होता था कि आरबीआई ओम्बड्समैन जो है वो अलग से कंपनसेशन के साथ साथ जो है वो 1 लाख रुपया अलग से लॉस जो हुआ है, चाहे वो टाइम को लेके हुआ है, चाहे कोई खर्चा हुआ है, कंप्लेंट जिसने डाली है, कोई मेंटल हरास हुआ है कोई बंदा, तो उसको 1 लाख रुपए होता था, लेकिन अब 3 लाख रुपए इसको बढ़ा के कर दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्प्यूट कैप कोई नहीं है, कंपनसेशन 30 लाख हो गया और एडिशनल 3 लाख हो गया। अपॉइंटमेंट आरबीआई ओम्बड्समैन और डिप्टी ओम्बड्समैन अपॉइंट कर सकता है आरबीआई, लेकिन वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको अपॉइंट कर सकता है। और आपने याद रखना है आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। और हेडक्वार्टर कहां पे इसका? मुंबई। इंडिया का 92nd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ इस तरह से आपने याद रखना है। इंडिया का 92nd चेस ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं वो हैं हमारे पास आर्यन वर्षने। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। आर्यन वर्षने कहां से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सही स्टेटमेंट बतानी है नेशनल स्टार्टअप डे 2026 को लेके और नए इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लेके। तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेशनल स्टार्टअप डे 2026 जो है वो 10 साल हो चुके हैं इस चीज को, और 16 जनवरी को हर साल जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से इसको मनाया जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम को स्टार्टअप इंडिया को 2016 में लॉन्च किया गया था, तो 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सही है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो डीपीपीआईटी की तरफ से स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत, उसमें टोटल बजट 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। अंडर द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 5.0 एग्री इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया है वो आरिती कंपनी को दिया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आरिती कंपनी जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, ना कि गुजरात से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए एंड बी। तो एक आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इसको पहली बार 2022 में मनाया गया था। 10 साल पूरे हो चुके हैं स्टार्टअप इंडिया को लेकर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है वो 2016 में स्टार्ट किया गया था। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें क्लियर है कि कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक खास बात है। खास बात क्या है कि कई तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो अब इंडिया में बढ़ चुके हैं। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया है, जो कि 2014 में सिर्फ कितने स्टार्टअप थे? 500। अब कितने हो चुके हैं? 2 लाख से ज्यादा। तो ये इंडिया जो है वो वर्ल्ड का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और 2025 में ही केवल 44,000 नए स्टार्टअप्स जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं एक सिंगल ईयर में। और अगर यूनिकॉर्न्स देखोगे, यूनिकॉर्न मतलब जिनकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, वो 2014 में सिर्फ 4 थे, अब 120 हो गए हैं 2025 में। तो आप ये देख सकते हो। और मेन एरियाज जो हैं वो कौन कौन से हैं? हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या नेशनल कैपिटल रीजन हो गया। ये की स्टार्टअप हब्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं खुलते हैं। और 2026 का इवेंट कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में, जिसमें एनएसए अवार्ड्स दिए गए और एसआरएफ अवार्ड्स जो है वो दिए गए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारे पास नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, एनएसए अवार्ड्स 5.0, जिसमें एग्री इनोवेशन अवार्ड आरिती को मिला, जो कि महाराष्ट्र से हैं। इसमें फिर एस्पायर अवार्ड है, बेस्ट डीप टेक स्टार्टअप अवार्ड है, बूटस्ट्रैप अवार्ड है, सर्कुलर इकोनॉमी है, राइजिंग स्टार इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, वुमेन लेड इनोवेटर आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें ऐसे सारे नहीं याद करने, सिर्फ 3-4 जो हैं वो स्टार्टिंग वाले और एक राइजिंग स्टार और एक वुमेन लेड जो है वो आपने याद कर लेना है। और इसमें स्टेट रैंकिंग अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मर जो है वो गुजरात है, याद रखना आपने। बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, लीडर्स कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश है, एस्पायरिंग लीडर्स के अंदर असम है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर छत्तीसगढ़ है। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है वो गुजरात ही है, काफी टाइम से गुजरात ही चल रहा है। और आपने याद रखना है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल, कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ। कौन सा शहर इसमें नहीं है जो कि सिलेक्ट किया गया है 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाने के अंतर्गत? जनवरी 2026 में 151st फाउंडेशन डे हुआ था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उसमें यह कहा गया कि 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हैं वो लगाए जाएंगे। और कौन से शहर में नहीं लगाया जाएगा, पहले आपने याद रखना है कि 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो लगाए जाएंगे वो 4 जगह पे लगाए जाएंगे। कहां कहां पे? एक तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और एक पूना। ये 4 जगह पे लगाए जाएंगे, 50-50 जो है वो हर जगह पे लगाए जाएंगे। कलकत्ता इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2। कई बार दिमाग में आया था कि यार मेट्रो सिटीज होंगी, लेकिन आपने याद रखना दिल्ली है इसमें, चेन्नई है, ठीक है, मुंबई है, लेकिन पूना साथ में रख लिया गया, इसमें कलकत्ता नहीं शामिल किया गया। तो महाराष्ट्र से 2 हैं इसमें। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप कह सकते हो मौसम विभाग बेसिकली, तो उसमें ये शामिल किया गया है, इस तरह से ये लगाया जाएगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो उन्होंने ये कहा है कि वेदर ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना है। 17th एडिशन ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज जो है वो माले मालदीव्स में की गई। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल नाम से पता लग रहा है 3 देश इसमें शामिल हैं, श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिंपल याद रखोगे, दोस्ती एक्सरसाइज है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। इसको किसी भी तरह से सिम करके याद रख सकते हो, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स। हाउ मच अमाउंट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ने एक पैसा दिया है कौन सी स्टेट को? वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम को, ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा सके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सके। और ये वेस्ट बंगाल को दिया गया है। और ये कितना पैसा दिया है? $286 मिलियन। याद रखना है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए दिया गया है, ताकि हम जो है वो बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें। और इसमें ये पैसा वापस करना है 16.5, 16.5 साल में ये पैसा वापस करना है। इसमें ग्रेस पीरियड दिया गया है 3 साल का। उस कंट्री का नाम बताना है जहां पे शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी को अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर। तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी। इससे पहले थे सालेम बिन बराइक। तो ये कंट्री है हमारे पास यमन। आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो सालेम बिन बराइक हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद जो है वो मीटिंग की गई रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर, फिर नए प्रधानमंत्री बने शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी। जनवरी 2026 में आईसीआईसी बैंक की तरफ से रीअपॉइंट कर दिया संदीप बख्शी को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। तो ये कौन से ईयर तक इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किया गया? तो आपने याद रखना है, संदीप बख्शी बहुत ही बड़ा नाम है संदीप बख्शी जी का, बहुत टाइम से आईसीआईसी बैंक के अंदर हैं। और ये एमडी और सीईओ पहली बार बनाए गए थे 2018 में। फिर इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था, अक्टूबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। और इससे पहले भी जब ये एमडी और सीईओ नहीं थे, तब ये थे होल टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे इस बैंक के। तो आईसीआईसी बैंक में काफी जीवन इनका निकल चुका है। तो अब आगे ये रहेंगे 2028 तक। आंसर होगा 3 अक्टूबर 2028 तक इनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। याद रखना, अपने नाम है संदीप बख्शी। तो ये थे हमारे पास टॉप 100 करंट अफेयर्स जनवरी 2026 के। तो आप कहोगे सर 100 तो हुए नहीं, लेकिन आपने याद रखना है ये पार्ट 1 है। ये लगभग 1 से लेके 20 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करता है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है।
लेकिन दूसरा पार्ट आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन जो है वो पूरे कर दिए जाएंगे और हम 100 के 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, आप इसको ज्यादा स्पीड लगा के देख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज कर सकें। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम दूसरा पार्ट लेके अगली वीडियो में जो है वो जरूर आएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। So this is all for today. Please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching this video. And you can subscribe our all platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn and Telegram channel. All the official notifications delivered through the Telegram channel. So just subscribe from the description box link. Thank you guys. Take care and bye bye.